तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और हो सकता है कि इस कहानी में मैं आपको आगे कुछ अपडेट भी दूँ। लेकिन कहानी थोड़ा सा मोरल बैकग्राउंड के हिसाब से जानना ज़रूरी है। हम सभी लोग परेशान होते हैं, मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, लगभग 99.99% आदमी परेशान है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास दौलत शोहरत होगी तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजरेगी। हम लोग जी जान से इसीलिए मेहनत भी करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। हमारे यहाँ सरकारें गिरा दी जाती हैं, बदल दी जाती है अगर नौकरी ना मिले तो। घर का वो बेटा नालायक माना जाता है जो कमाता ना हो। सबको ये लगता है कि पैसे होंगे तो तमाम चीज़ें आसान होंगी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये बोलने के लिए भी हमारे पास बहुत सारा पैसा चाहिए, तभी हमारी बात सुना जाएगा। लेकिन आज एक अपडेट आपको दूंगा जिससे लगेगा कि यार पैसे से ही सुख नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। सऊदी के शेख और कतर की जो रॉयल फैमिली है, कायदे से कहें, इन तमाम लोगों के पास बेशुमार दौलत है। क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है नहीं, पूरे देश की जमा पूंजी घूम फिरा के अगर कोई मालिक हैं तो यही हैं। अच्छा, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत हैं पैसे कमाने के लिए। इस वजह से इनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, इन तमाम देशों ने अपने टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ाया है। इस वजह से अब जैसे सऊदी हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, इन तमाम जगहों पे लोग घूमने आते हैं। तेल आप अगर हटा दें तो इनका टूरिज़्म इतना अच्छा है कि लाखों लोग तो जाते हैं अलग अलग देशों से, अपनी अपनी मुद्राएं लाते हैं, यहाँ खर्च करते हैं। इस वजह से भी यहाँ अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं। तमाम और बिजनेस इनके हैं। इस वजह से भी इनकी रॉयल फैमिली के पास कई लाख करोड़ रुपए पड़े हैं। पूरी एक देश की जो सरकार है इनके अंडर काम करती है। एक पूरे देश का संचालन इनके द्वारा होता है। कहीं ना कहीं अगर साफ शब्दों में कहें तो इनका फैसला भी अंतिम फैसला होता है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, इनके पूर्वजों ने भी खूब सारे पैसे इकट्ठा किए थे, एक दो पीढ़ी पहले तक। इसके बावजूद भी कतर की जो रॉयल फैमिली है आज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है। मामला एक 227 करोड़ रुपए के हीरे का है। इस कतर की रॉयल फैमिली में दो धड़ाएं हैं, दो धड़ा है। एक शेख सऊद का है और दूसरा शेख हमद अब्दुल्ला का है। ये लड़ाई इन्हीं दोनों के वंशजों के बीच है और ऐसा भी नहीं है कि इस हीरे का इतिहास बहुत पुराना है। बात साल 2000 की है। साल 2000 में शेख सऊद ने एक हीरा खरीदा था। लगभग 70 कैरेट इसकी प्योरिटी थी। अब 70 कैरेट प्योरिटी मतलब अरबों खरबों में इसकी कीमत लगभग 227 करोड़ इस समय इसकी वैल्यूएशन है। ये हीरा इन्होंने खरीदा। अब कायदे से इन्होंने खरीदा तो इसका जो मालिकाना हक है वो मालिकाना हक शेख सऊद के फैमिली, उनके वंशजों पे आ गया। लेकिन जब ये मरने वाले थे इसी दौरान इन्होंने एक ट्विस्ट ला दिया। इस हीरे को इन्होंने अपने फैमिली मेंबर कहें या फिर दूसरे धड़े को कहें, शेख हमद अब्दुल्ला को दे दिया। और कायदे से कहें उनकी एक संस्था थी QIPCO को दे दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि उधार दिया था, कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने खरीदा था। देने के बाद वो मर गए, कोई गवाह है नहीं। अब QIPCO के जो संचालक हैं उस शेख हमद अब्दुल्ला के वंशज हैं। उनका कहना है कि शेख हमद अब्दुल्ला ने शेख सऊद से ये हीरा ले लिया था। बेचने का, खरीदने का जो मालिकाना हक है वो शेख हमद अब्दुल्ला के QIPCO के पास है। शेख सऊद के जो वंशज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने बस उधार दिया था और हीरे के असली मालिक हम हैं। इस पे अब इनका कहना है कि भाई हीरा कोई उधार क्यों देगा। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके आपस में ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। आपस के लोकल लोगों के साथ इन्होंने पहले पंचायत की, कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अब अदालत के भी फैसले पे इनको यकीन नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने फाइनली आज लंदन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब इनका यह 227 करोड़ के हीरे का जो मामला है वो लंदन कोर्ट में जाएगा। लंदन कोर्ट में जाने के बाद अब वहाँ पे दोनों कटघरे में खड़े होंगे
दोनों वकील तय करेंगे, एक दूसरे को चोर साबित करेंगे, एक दूसरे को झूठा और मक्कार साबित करेंगे। यानी एक रॉयल फैमिली एक दूसरे देश की कोर्ट में जाके अपनी इज्जत नीलाम करवाएगी, अपने आप को जलील करवाएगी। जो भी जीतेगा वो दूसरे वाले को चोर और झूठा घोषित कर ही देगा। और वजह क्या है? एक 227 करोड़ के हीरे। हालांकि ये रकम छोटी नहीं होती, लेकिन दोनों एक वंशज थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन रॉयल्टी का मतलब ही यही है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को गिव अप और संतोष करना सीखें। लेकिन मैंने कहा ना कि पैसा जहाँ होता है वहाँ सुख शांति थोड़ी सी दूर हो जाती है, और हर बार पैसे से ही सुकून मिले ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक जीता जागता एग्जाम्पल था। हो सकता है इस केस के बारे में आपको डिटेल में एक कहानी सुनाऊं। खैर, एक अजीब कहानी थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की असल कहानी बताते हैं। आज की कहानी बेसिकली हर इंसान से जुड़ी हुई है। हर इंसान कभी कभार झूठ में कुछ भी हाँक देता है, बता देता है कि मेरे पास इतनी पैसे हैं, इतनी प्रॉपर्टी है। कभी कभार कुछ ऐसी बातें भी बोल देता है कि मैंने एक हीरा छुपा के रखा है। कुछ लोग बोल देते हैं कि मेरे पास बहुत सारा सोना है। अच्छा, जिनके पास होता है वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। यह भी एक टेक्निक है कि ना हो तो खूब हाँको, खूब दिखाओ, है तो खामोश हो जाओ। ऐसे ही बिजनौर में एक जगह लगती है मृदगान। बिजनौर बेसिकली यूपी में है। इसी मृदगान में एक कॉलोनी है, खलीफा कॉलोनी। और इसी कॉलोनी में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के जो मुखिया थे, संचालक थे, उनका नाम था मंसूर। मंसूर की जो पत्नी थी जुबैदा, लगभग 60 साल की भी उम्र थी। मंसूर भी लगभग 60-61 के आसपास थे। और एक घर का एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था याकूब। परिवार में और भी सदस्य थे लेकिन बाहर रह रहे थे। बाकी याकूब, मंसूर, जुबैदा, ये तमाम लोग एक ही घर में, एक ही छत के नीचे ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। इनके घर अक्सर अड़ोसी पड़ोसी आया जाया भी करते थे। पड़ोसियों से भी इनका अच्छा संबंध था, ताल्लुकात बढ़िया थे। इसी दौरान 10 तारीख की बात है, 10 नवंबर साल 2024, यानी अभी चंद दिन पहले जो तारीख गुजरी, एक हफ्ते पहले भर, 10 तारीख को कुछ पड़ोसी इनके घर आते हैं। सुबह सुबह, चूँकि आए दिन ऐसा होता कि अगल बगल मोहल्ले में कई घर थे, तो जुबैदा भी बाहर झाड़ू लगाते दिखती, मंसूर भी अखबार पढ़ता दिखता। उस दिन दिखा नहीं। पड़ोसियों को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि चल के देखते हैं। पड़ोसी जाके देखने की कोशिश करते हैं। अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं, अंदर का जो कुछ मंजर था उसे देखने के बाद पड़ोसियों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ौरन वो लोग चीखते हुए बाहर आते हैं, मोहल्ले के और तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं, और भी लोग जाते हैं। जो भी अंदर जाता था दहल जाता था। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तमाम लोग अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि जो मंसूर है वो मरा पड़ा है, शरीर से खून निकल रहा, सर फटा हुआ है, और पूरा फर्श, पूरी ज़मीन खून से भीगी हुई है, काली पड़ चुकी है। अब ये चीज़ जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, देखने के बाद फ़ौरन हैरान पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी जब ये बात सुनती है घबराई, भागी, आई तुरंत घर के अंदर दाखिल होती है। सबसे पहले मंसूर की डेड बॉडी देखती है। खून रिस रहा था, ज़मीन काली पड़ चुकी थी, किसी ने कत्ल किया था। इसके बाद अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए और अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो अंदर एक और डेड बॉडी मिली। एक महिला जो खटिया पे लेटी हुई थी, चारपाई पे, उसकी गर्दन को रेत दिया गया था। अब पुलिस वाले थोड़ा और अंदर जाते हैं। अंदर एक तीसरी लाश भी मिलती है, एक नौजवान जिसको किसी चीज़ से कुचल के मारा गया था। यानी रातों रात पूरे परिवार का कत्ल हो चुका था। पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं, फ़ौरन फॉरेंसिक को बुलाते हैं, पूरे घर को सील करते हैं, तफ्तीश शुरू करते हैं। पूरे इलाके में हड़कंप मच गई कि भाई एक घर, उसमें 3-3 लोगों का यूं ही कत्ल हो जाना। तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, लोग दहशत में आ गए। इधर पुलिस वालों के पास अब कायदे से 2 जिम्मेदारी थी। पहला तो ये था कि भाई जांच करें कि कातिल कौन है। दूसरा, जो पूरा मोहल्ला था वो दहशत की जद में आ गया था, क्योंकि एक घर और घर में इस तरह से 3 कत्ल हो जाना, आखिर कोई भी होगा डर जाएगा।
लिहाजा पुलिस वालों ने सबसे पहले तीनों बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा और साथ ही बाकी परिवार के जितने सदस्य थे उनको फ़ोन किया। बाकी लोग आते हैं, आने के बाद इधर पोस्टमार्टम होता है, पता चलता है कि हाँ तीनों को मारा गया, कत्ल किया गया। साथ ही पोस्टमार्टम में 2-3 चीज़ें और चौंकाने वाली थी। दरअसल तीनों का जो कत्ल हुआ था अलग अलग हथियार से हुआ था। एक का तो गला शायद किसी चाकू से काटा गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, एक को किसी अजीब सी चीज़ से घोंप घोंप के मारा गया था और एक के चेहरे पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो यहाँ पे 2 थ्योरी निकल के सामने आई। पहला कि कोई एक इंसान था, उसने 3 हथियार का प्रयोग किया, और दूसरा कि शायद 3 या 4 लोग थे। लेकिन अब 3 या 4 लोग थे तो फिर उनके आने का मकसद क्या था? इधर जब घर के अंदर और अच्छे से तफ्तीश की तो पता चला सामान भी अस्त व्यस्त है। तो पुलिस वालों को लगा कि शायद कोई ग्रुप जो डकैती करने आया था उसने डकैती डाली और इस दौरान इन्होंने विरोध किया तो इन्होंने फिर कत्ल कर दिया डकैतों ने। अब ये बात जब आसपास के लोगों ने सोची तो उन्हें और डर लगने लगा। पुलिस वालों पे और प्रेशर पड़ा कि भाई जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। इधर पुलिस वालों ने अपने तमाम मुखबिरों को एक्टिव किया। इधर परिवार वालों से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है, आपको कोई धमकी वगैरह मिली थी? परिवार वालों ने कहा कि साहब हम गरीब मजलूम लोग, हमारी किसी से क्या दुश्मनी और धमकी किसी हमें क्यों मिलेगी। पुलिस वालों ने कहा कि यार कत्ल हुआ है तो कुछ तो वजह होगी, आपको पता हो तो बताओ, किसी पे कोई डाउट, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई खेत का झगड़ा, कुछ भी। परिवार और आसपास के लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये परिवार बड़ा अच्छा है, किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं और कत्ल करने का किसी के पास कोई मकसद नहीं बनता। अब पुलिस वाले हैरान कि अगर मकसद नहीं बनता तो आखिर इतनी बेरहमी से कोई कत्ल करेगा क्यों। अच्छा, जो डकैती का एंगल था, जब घर में अच्छे से और चेक किया तो कोई ऐसा खास सामान गायब मिला नहीं जिससे डकैती के एंगल पे पुष्टि हो सके। लिहाजा पुलिस वाले परेशान इधर जांच पड़ताल कर रहे हैं, तमाम मुखबिरों से पूछताछ कर रहे हैं, कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही। धीरे धीरे करके कई दिन गुजर गए, 2-4 दिन गुजर गए, कहीं से कोई जानकारी नहीं। पुलिस तफ्तीश, पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीज़ें कर करके थक चुकी थी। परिवार वालों का बयान ले लेके थक चुकी थी, पड़ोसियों से पूछताछ कर चुकी थी, तमाम पहलुओं पे नज़र डाल चुकी थी, तमाम संदिग्धों को टटोल चुकी थी, पुराने से पुराने दुश्मनों के बारे में खंगाल चुकी थी। लेकिन ना ही पुलिस वालों के हाथ कोई ठोस सबूत लगा, ना ही पुलिस वालों को इस केस में कोई सटीक जानकारी मिली। धीरे धीरे जांच पड़ताल आगे बढ़ती रही, तफ्तीश होती रही, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच लगभग 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन गुजरने के बाद अचानक से जो मुखबिर पुलिस वालों ने एक्टिव किए थे उन्होंने एक जानकारी दी। दरअसल मुखबिरों ने कहा कि एक शख्स है जिसका नाम है नाजिम। 9 तारीख की रात को, चूंकि सुबह ये डेड बॉडीज मिली थी, 9 तारीख की रात को जो याकूब है उसके साथ घूमता दिखाई दे रहा था और कई घंटे तक साथ रहा और शायद घर वर भी आया था। पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा। साथ ही मुखबिर ने बताया कि कई दुकान है उनके कैमरों में आना और जाना कैद भी हुआ था। अब पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा ये बात है। पुलिस की टीम भाग के उस दुकान पे जाती है। जाने के बाद उस दुकान की तस्वीरों को खंगालती है, पड़ताल करती है। जब चेक करती है तो पता चलता है कि सच में जो नाजिम था वो बार बार उस घर के आसपास जा रहा था, बार बार उसके साथ जा रहा था। अब ये चीज़ पुलिस वालों ने जब देखी तो उसे नाजिम की जो एक्टिविटी थी बड़ी संदिग्ध लगी। उन्होंने कहा कि अब नाजिम को उठाओ, अगर कोई कुछ बता सकता है तो नाजिम ही बताएगा। अब पुलिस वालों ने नाजिम को उठा लिया। उठाने के बाद उससे पूछताछ करी। जब पूछताछ करी तो फिर नाजिम पहले इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होना था। अंत में नाजिम अपना मुंह खोलता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद हम सभी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये कौन सी वजह थी और एक आदमी इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है 9 तारीख की सुबह। नाजिम और याकूब दोनों दोस्त थे, दोनों अक्सर साथ घूमते फिरते थे, गांव में कोई फंक्शन होता तो साथ आते जाते भी थे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी
पसंद भी करते थे। इसी दौरान एक गांव में शादी थी, दोनों शादी में शामिल होते, लड़के की शादी थी, बढ़िया डीजे बजता है, दोनों जम के डांस करते हैं। डांस करने के दौरान पैर वैर एक दूसरे से लड़ जाता है। याकूब और नाजिम में यही झगड़ा हो जाता है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की कॉलर वॉलर को इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन आसपास और भी लड़के थे, उन्होंने उस झगड़े को छुड़ा दिया और कहा कि अभी खुशनुमा माहौल है, क्यों माहौल ख़राब करोगे। दोनों छोड़ के अलग हो गए। उसके बाद फिर दोनों साथ खाना खाते हैं, उसके बाद फिर दोनों नशा करते हैं साथ में, एक सूखा नशा। नशा करने के बाद अब याकूब और नाजिम पैदल चल रहे हैं। चलने के दौरान याकूब कहता है कि तुम मुझसे झगड़ा करते हो, तुम्हारी हैसियत है मुझसे झगड़ा करने की। अब इधर नाजिम कहता है कि भाई तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। अब दोनों एक दूसरे से औकात, हैसियत, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सऊदी, दुबई, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से भर भर के झूठ भी बोला, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। तभी अचानक से जब याकूब को लगा कि यार नाजिम का पल्ला भारी हो रहा है, तब उसने एक झूठ बोला। उसने कहा कि मेरे घर पे बहुत सारा सोना रखा है। अब याकूब ने ये बात तो नशे में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बोला, लेकिन नाजिम को ये बात सुनते ही उसका नशा जो था उतर गया। इसके बाद नाजिम प्लान करता है कि उस सोने को कैसे ले लें। याकूब से वो दोस्ती करता है, दोस्ती करने के बाद उसके घर चला जाता है। घर पे जाने के बाद इधर उधर ही मंडराता रहता है, घर वालों के सोने का इंतज़ार करता है। जैसे ही घर वाले सोते हैं, फ़ौरन जो नाजिम था घर के अंदर आता है, सोना ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अब घर में जब आहट होती है, खटपटाहट होती है, तो सबसे पहले जुबैदा की नज़र खुली। जैसे जुबैदा आँख खोलती है, हल्का सा टॉर्च जलाने की कोशिश करती है बिस्तर से, नाजिम डर जाता है। इसी दौरान उसने अपने पास एक चाकू भी ले रखा था, फ़ौरन उस चाकू से जुबैदा का गला काट देता है। अब जुबैदा का उसने गला काटा, लेकिन कुछ आवाज़ तो जुबैदा के मुंह से निकली। मंसूर ने आवाज़ सुनी। फ़ौरन ये मंसूर जैसे आगे बढ़ता बचाने के लिए, फ़ौरन ये मंसूर के ऊपर हमला करता है ईंट से, पेचकस से, और उसको भी मार देता है। इसके बाद याकूब के पास जाता है, उसको भी मार देता है ईंट, चाकू और पेचकस से। तीनों को इत्मीनान से जब ये मार देता है, जब तीनों ठंडे पड़ जाते हैं, तब ये घर में घुसता है सोना खोजने। पूरा घर, पूरा बिस्तर, पूरी अलमारी, ड्रम, संदूक, ये तमाम चीज़ें छान मारता है, तमाम आटे चावल में हाथ डाल डाल के चेक करता है, लेकिन अब सोना हो तब तो मिले। सोना मिला नहीं। ये खिसिया के वहाँ से चला जाता है। 3 कत्ल कर चुका था। अगले दिन ये इधर उधर मारा मारा फिरता है, लेकिन फिर 3-4 दिन बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस वाले सोच के भी हैरान है कि भाई इसके ऊपर क्या कहें, क्या कमेंट करें। कत्ल करने, अगर ये कहता कि मुझसे झगड़ा हुआ था तो मैंने कत्ल किया, तो भी थोड़ा लगता कि हाँ लड़के ने ईगो में कर दिया। लेकिन अजीब सा केस कि सोना है इसलिए घर में गया और फिर 3 कत्ल। तो हमारी यूथ किस कदर पागल है, आप सोच के देखिए। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको कुछ मैसेज ज़रूर देगी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।